फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 29 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, सेंटर रोल्स आउट सेकंड वेव स्टिमुलस एक्सपेंस क्रेडिट रिलीफ फॉर हेल्थ टूरिज्म। अब मेजर्स लिए गए हैं जो कोविड पेंडेमिक की वजह से जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, साथ में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इन फर्स्ट सेट ऑफ मेजर्स टू मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डेवास्टेटिंग सेकंड कोविड वेव, तो प्रायोरिटी एरियाज जो क्रेडिट ऑफ टेक के लिए रखे गए हैं वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना है, साथ ही जो टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा हिट हुआ है उसको इंटरेस्ट रेट कंसेशंस प्रोवाइड करने हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो स्मॉल और मीडियम फर्म्स के लिए होती है उसका स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 8 मेजर मेट्रोज है उनको छोड़कर और जगह भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। क्रेडिट गारंटी 60,000 करोड़ की और जो सेक्टर्स इंपैक्ट हुए हैं कोविड की वजह से उनके लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 23,200 करोड़ दिए जा रहे हैं पीडियाट्रिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है जो थर्ड कोविड वेव आएगी वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी लोन्स दिए जाएंगे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को, और फ्री वीजा दिया जाएगा 5 लाख टूरिस्ट दिस ईयर, ताकि जो टूरिज्म सेक्टर है वो वापस से बिल्डअप हो पाए। इसके अलावा 19,041 करोड़ दिए जा रहे हैं भारत नेट को, ताकि जो सारे ग्राम पंचायत से वहां पर भी नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाए। हेल्थ क्रेडिट स्कीम में बैंक्स विल प्रोवाइड क्रेडिट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू एक्सपेंड और क्रिएट न्यू हेल्थ फैसिलिटीज बियॉन्ड द टॉप 8 सिटीज। तो मैंने बताया जो आपको 8 मेट्रोज हैं उनके अलावा भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप हो तो उसके लिए पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फ्री वीजास फॉर द फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट आफ्टर इशुएंस ऑफ वीजा इज रीस्टार्टेड, ताकि जो टूरिज्म सेक्टर है वो वापस से बिल्ड हो सके। गवर्नमेंट ने बोला आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो कि लॉन्च की गई थी पिछले साल उसको वापस से और 9 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में क्या किया गया था, इसमें जो गवर्नमेंट थी वो ईपीएफओ में एम्प्लॉयज का शेयर भी देगी और एम्प्लॉयज का शेयर भी देगी। 12% जो कि एम्प्लॉयज का शेयर जाता था, जो 12% एम्प्लॉयज का शेयर जाता था, गवर्नमेंट दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा जिसमें जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसमें 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और सैलरी 15,000 पर मंथ है उसमें गवर्नमेंट सिर्फ एम्प्लॉयज का शेयर देगी। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसमें जो पीडीएस बेनिफिशियरीज थे एनएफएसए के अंदर आते थे उनको 5 लाख और एडिशनल ग्रेन मिलना था, तो उसको भी एक्सटेंड किया गया है मई से लेकर नवंबर तक। तो सारी चीजें ये सारे मेजर्स लिए गए जो सेकंड कोविड वेव थी उससे इम्पैक्ट को दूर करने के लिए। यहाँ पर है पेरियार टाइगर रिजर्व, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये केरला में है। गवर्नमेंट डिसाइड्स ट्विटर नो लॉन्गर एंजॉयज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। जो ट्विटर है उन्होंने आईटी रूल्स को नहीं माना, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब उनका इंटरमीडिएरी स्टेटस नहीं रहेगा उनके पास और वो किसी एक मीडिया पब्लिशर की तरह ही होंगे। तो उनका सेफ हार्बर हटा दिया गया जो कि उनको मिलता था अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो सेफ हार्बर में ये होता है कि ट्विटर के ऊपर कोई भी कंटेंट पोस्ट होगा तो उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और आईपीसी के अंदर उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सेफ हार्बर हटने के बाद वो किसी एक मीडिया पब्लिशर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये जो न्यूज है इसमें ये है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन की है और उससे ये पता लगाया है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट है या फिर वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है the selection of independent directors for PSUs has not remained independent. Instead of experienced domain experts, preference is being given to ex-IAS or recently to political affinity. So the whole idea of independent directors has been vitiated. तो अब इसमें ये कहना है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो लार्जली अब इंडिपेंडेंट रह नहीं गए हैं, या तो वो आईएएस होते हैं या तो उनके कोई पॉलिटिकल एफिनिटी होती है जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके साथ, तो वो इंडिपेंडेंट अब रह नहीं गए हैं। तो डेटा ऑब्टेन किया था इंडियन एक्सप्रेस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से और उन्होंने इससे पता लगाया है जो 146 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसकी डिटेल्स अवेलेबल थी उसमें 172 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो 98 पीएसयूज में हैं जिसमें से 86 एटलीस्ट सर्विंग ऑन 67 पीएसयूज बोर्ड और उनका लिंक रूलिंग बीजेपी से देखा गया है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई पार्टी आई है और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जगह अपनी पॉलिटिकल एफिनिटी वाले लोग रख रही है, इससे पहले भी ये हो चुका है। तो 2009 में भी कांग्रेस लेड यूपीए वाज इन पावर एट द सेंटर, तो गुजरात हाई कोर्ट रूल्ड ऑन अ पीआईएल स्टेटिंग दैट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाज नॉट डन ऑन मेरिट बट टू फेवर पॉलिटिशियंस कनेक्टेड विद द कांग्रेस एंड इट्स एलाइज। तो 2009 में भी ऐसा केस देखा गया था जिसमें जो कांग्रेस रूल गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो भी रखे गए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो मेरिट की बेसिस पे नहीं किए थे, बल्कि उन पॉलिटिशियंस को फेवर किया था जो कि कांग्रेस से कनेक्टेड थे, तो उनको ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया था।
तो कोर्ट ने ये स्टेट किया था कि प्राइमरी कंसिडरेशन गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका इंटरेस्ट उसका प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए, जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि उन नॉमिनीज या फिर कोई अदर वेस्टेड इंटरेस्ट के बेसिस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। तो वी आर श्योर दैट द गवर्नमेंट विल गिव सीरियस थॉट इन फ्यूचर, सो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कुड बी अवॉइडेड। तो हाई कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट हो सकता है इस बात पर ध्यान दे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये सारी चीजें सोचकर ही अपॉइंट किया जाए। फिर 2017 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, उदय कोटक कमेटी। तो उदय कोटक कमेटी ने ये बताया था जो इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसको कंटिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए, और ये जरूरी है जो इंडिपेंडेंस है वो ऑब्जेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो। ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट रह नहीं गए, उनकी पॉलिटिकल एफिनिटी होती है, या तो एक्स आईएएस को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनीज के साथ जहां पर वो अपॉइंट किए जाते हैं। अगर उनका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप होगा तो कोई भी उनका जजमेंट होगा वो अफेक्टेड होगा कि इस बात से कि वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो देयर जॉब इज टू एक्ट एज ऑब्जेक्टिव वॉचडॉग्स एंड इंक्लूड्स इंप्रूविंग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी। अब कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया था कि सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में लगभग 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो डेली फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, कभी कोई पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग का मैटर होता है तभी वो इन्वॉल्व होते हैं। अब एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक से सेलेक्ट किए जाते हैं। डेटा बैंक में नाम होता है, एड्रेस होते हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कि एलिजिबल होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने के लिए। डेटा बैंक कोई भी मेंटेन कर सकता है, बॉडी, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे वो लोग डेटा बैंक को मेंटेन कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द डेटा बैंक लाइज विद द कंपनी। तो यहाँ तो कंपनी सेलेक्ट करती है। जो पीएसयूज हैं उसमें नेम्स रिकमेंड किए जाते हैं बाय सर्च कमेटी कंप्राइजिंग 3 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। फिर फाइनल जो उन्हें अप्रूवल मिलता है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट से मिलता है। फिर फाइनल अप्रूवल उनको पीएसयू बोर्ड से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो अप्रूवल दे रही है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल पीएसयू बोर्ड दे रहा है। और जो टेन्योर है तो उनका बेसिकली 3 साल का होता है। उनको कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे वो किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उनको वहां पे उस कंपनी के स्टॉक ऑप्शन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको रिम्यूनरेशन मिल सकता है बाय वे ऑफ फी या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। तो उनको कोई स्टॉक ऑप्शन मिलता है, ये सारी चीजें। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो लद्दाख में गए थे तो उन्होंने क्या चीजें बोली है, तो सीकिंग रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज थ्रू टॉक्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड मंडे दैट इंडियाज नेबर्स शुड आल्सो थिंक दैट वी विल रिमेन नेबर्स एंड इश्यूज कैन बी सेटल्ड इफ द इंटेंशंस आर प्योर। तो उन्होंने चाइना को इनडायरेक्टली बोला है कि इश्यूज सेटल हो सकते हैं अगर उनके इंटेंशंस ठीक है चाइना के करने के लिए। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ब्रिजेस बनाए थे तो उनको इनॉग्रेट करने गए थे वो। उन्होंने ये भी बोला था बिग चैलेंज हैड कम अप ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर व्हिच वी हैड टू फेस लास्ट ईयर एंड नो प्रेज वाज एनफ फॉर द कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। उनका ये कहना है जहाँ पे धैर्य की जरूरत थी हमारी इंडियन आर्मी ने धैर्य दिखाया, और जहाँ पे साहस की जरूरत थी वहां पे हमारी इंडियन आर्मी ने साहस दिखाया। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व आपको पता चल गया केरला में। इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पे जो के वेणुगोपाल है उनका वापस से टर्म एक्सटेंड किया जा रहा है। तो सेंटर इज सेट टू नोटिफाई द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल। तो वो अटॉर्नी जनरल है जो कि टॉप लीगल ऑफिसर होता है कंट्री का। वेणुगोपाल 15th अटॉर्नी जनरल थे, 2017 में उन्हें अपॉइंट किया गया था। उसके बाद अभी उनका टर्म खत्म हो रहा था, लेकिन उनके टर्म को वापस 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलता है। यहाँ पे इनवाइटिंग कैटेस्ट्रॉफ अगेन एचसी स्टेज नॉट टू चार धाम यात्रा। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंडे को स्टे कर दिया, जो कि वहां के कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि चार धाम यात्रा को शुरू कर रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉम जुलाई 1। लेकिन कोर्ट ने बोला था ऐसे ही जब कुंभ मेला स्टार्ट किया गया था उसके बाद से कोविड की सेकंड वेव आ गई, तो अब हम वापस से ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन मंडे स्टेट फॉर 4 weeks the state cabinet decision allowing Char Dham Yatra for locals of 3 districts from July 1. The court took note of experts' opinion that the ill decision of holding the Kumbh Mela in Haridwar in April was one of the contributory factors for the steep rise of the COVID second wave. आज ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे द ड्रोन रेस। तो इसमें पाकिस्तान ने बोला है, डिनाई किया है कि उनका कोई भी हाथ नहीं है जो भी ड्रोन अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर के आईएफ बेसिस पे। तो पाकिस्तान हैज इवॉल्व डिनाइबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन ड्रोन बेस्ड ऑपरेशंस अगेंस्ट इंडिया।
पाकिस्तान का हो सकता है, ऑथर का ये मानना है कि पाकिस्तान ने ये सारी चीजें की हों क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी और पीस आना शुरू हुआ है रीजन में, और साथ ही अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी जम्मू कश्मीर के लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता हो कि स्टेबिलिटी है, इसलिए शायद पाकिस्तान ने ऐसा किया हो। और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे किसी इंसिडेंट को इग्नोर करना। इस बार इसलिए इग्नोर इंडिया कर सकता है क्योंकि इस बार कैजुअलिटी नहीं है। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया को नहीं इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इट विल नॉट बी इजी टू फाइंड द पॉइंट ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर दीज वर लॉन्च्ड, कि हमें बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ड्रोन अटैक्स कहाँ से लॉन्च किए गए थे। जैसे कि हमने भी रिसेंट क्लिप्स में देखा था इसराइल में जो गाजा से जब रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे, तो रॉकेट्स आर लॉन्च फ्रॉम ट्रक्स एंड जीप्स, दे लॉन्च एंड स्कूट। तो सिमिलर वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग ड्रोन अटैक्स। तो एक नीड है कि हम इंटेंसिफाई करें अपने ऑब्जर्वेशन 24/7 और उन प्लेसेस को ट्रैक करें जहां से ड्रोन लॉन्च किए जा सकते थे। These places one day must become the target for our military. These drones were possibly of Chinese origin। ऑथर का ये भी कहना है कि चाइनीज ओरिजिन के भी हो सकते हैं, टर्की से भी हो सकते हैं, क्योंकि टर्की ने अभी रिसेंटली यूएवी ड्रोन्स के लिए केपेबल हुआ है वो कंट्री, तो हो सकता है टर्की से भी हो सकता है। So for nearly a decade, the Indian military security forces and the DRDO have been working on UAV drone technology and the means of engaging drones। तो उसने बोला है पिछले 10 सालों से जो इंडियन मिलिट्री है वो भी इन सारी बातों पे ध्यान दे रही है कि कैसे डीआरडीओ ने यूएवी बनाए या ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाए, ड्रोन्स को एंगेज करना शुरू करें। तो इन द मीन वाइल द ड्रोन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ हैज इंप्रूव ड्रामेटिकली एंड द कॉस्ट हैव कम डाउन। तो ऑथर ने बोला है पिछले 10 सालों में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो गई, यहाँ तक कि लोग तो ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि जो पिज्जा की डिलीवरी हो वो भी ड्रोन से हो सके, डिलीवरी ऑफ पार्सल भी ड्रोन से हो सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा ड्रोन अगर हम ड्रोन को यूज करेंगे। वन कैन बिल्ड ड्रोन इजिली फ्रॉम किट्स और इवन फ्रॉम गूगल। तो कोई गूगल से देखकर भी ड्रोन बना सकता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी द ड्रोन इज टिपिकली एक क्वाड कॉप्टर। तो ऑथर ने बोला है जो ड्रोन होता है वो सिर्फ एक क्वाड कॉप्टर होता है जिसमें 4 प्रोपेलर्स होते हैं जो कि वर्टिकली फिट किए जाते हैं। लेकिन ड्रोन के अंदर एक ये बात होती है कि वो हवर कर सकता है एक ही जगह पे और बहुत ही आसानी से सब मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो अनआर्म्ड व्हीकल्स होते हैं ऑन द अदर हैंड उनका स्ट्रक्चर एक एरोप्लेन की तरह होता है जिसमें विंग्स और फ्यूसलेज होते हैं, तो वो एक जगह पर हवर नहीं कर सकते हैं जो कि ड्रोन कर सकता है। तो एडिशनली ड्रोन्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, दे आर मेड ऑफ कॉम्पोजिट प्लास्टिक्स एंड फैब्रिक एंड आर नॉट इजिली डिटेक्टेबल बाय द रडार्स। तो जो ड्रोन होते हैं वो डिटेक्ट करना उनको बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो कॉम्पोजिट प्लास्टिक से बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं, तो रडार्स उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता है और वो बहुत अल्ट्रा लो तक फ्लाई कर सकते हैं, बिलो 100 फीट। तो दीज कैन बी यूज फॉर रिकनाइजेंस, ऑब्जर्वेशन as well as to carry small payloads including mail and parcels। तो drone can be programmed to reach a target area to hover or deliver or be flown by a remote pilot, जो कि unarmed vehicles नहीं कर सकते हैं। winds और weather भी affect करता है फ्लाइट ऑफ ड्रोन। तो ऑथर का ये कहना है जो इंडिया की कैपेबिलिटीज है ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, अनआर्म्ड व्हीकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। तो हमें सीरियसली देखना पड़ेगा कि हम प्रोक्योर करें या तो कहीं से डिटेक्शन सिस्टम या वेपन्स अगेंस्ट ड्रोन्स, नहीं तो ऐसे अटैक्स होते रहेंगे हम पर। तो गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन, द मीन्स ऑफ डिटेक्शन एंड द मेथड्स ऑफ एंगेजमेंट। तो हमें भी ऐसे अपने आप को केपेबल बनाना चाहिए कि हम ड्रोन को डिटेक्ट कर पाए। अब हम नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल, इट हैपेंड इन बन्नी। तो बन्नी ग्रासलैंड्स की यहाँ पे बात की गई है। तो जून 14 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस किया था और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रीट्रेट किया था कि इंडिया अपने ट्रैक पे है कि वो जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है 2030 तक उसे अचीव कर ले। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बन्नी ग्रासलैंड का एग्जाम्पल भी दिया था जो गुजरात में है। बहुत ज्यादा हाईली डिग्रेडेड लैंड्स थे वहां पर, लेकिन वो अब रीस्टोर हो रहे हैं एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट सपोर्टेड यूजिंग व्हाट ही टर्म्ड अ नोबल अप्रोच। तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है बन्नी और यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। यहाँ तक कि पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज की जो लाइफ लाइन है वो यही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा की वजह से ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है जिसकी वजह से जो 54% ऑफ द ग्रासलैंड को कवर करती है। तो a study conducted earlier this year recognizes that unless action is taken, बन्नी ग्रासलैंड is headed for severe fodder scarcity। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो बन्नी ग्रासलैंड में fodder scarcity हो सकती है। This is precisely when the बन्नी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, तो मालधारी वहां की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है गुजरात की बन्नी ग्रासलैंड में, तो वो पास्ट फ्यू ईयर से कोशिश कर रहे हैं जो प्रोसोपिस है जो प्री मानसून पीरियड में आ जाते हैं तो उनको पहले वो निकालते हैं लेकिन फिर देखते हैं बारिश के बाद फिर से आ जाते हैं। तो देयर एंडेवर नीड्स टू बी सपोर्टेड। अब जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो अपनी डीप नॉलेज लगा रही है लोकल इकोलॉजी की ताकि वो डिसीजन मेकर्स बने और अपने जो ये बनी ग्रासलैंड्स उनको वापस से रिस्टोर कर पाए। तो उनको मैंडेट
जो मिला है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू मिला है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आदिवासी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इंक्लूडिंग पेस्टोरलिस्ट आर लीगली empowered टू डिसाइड ऑन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो आदिवासीज हैं और जो वहां पे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, उनको ये राइट मिला है, वो लीगली empowered है कि वो मैनेजमेंट कर सकती है, रिस्टोरेशन कर सकती है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, और किसी भी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकती हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी या तो लोकल इकोलॉजी को अफेक्ट करता हो। टुडे सिमिलर टू द बन्नी ग्रासलैंड्स, our forests are grappling with degradation and important contributor to the GHG emissions। तो हम देख रहे हैं हमारे फॉरेस्ट भी लैंड डिग्रेडेशन से ग्रैपल कर रहे हैं, और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं GHG emissions को कंट्रोल करने के लिए। मोर देन 40% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज ओपन ऑफन डिग्रेडेड। तो हमारा लगभग 40% जो फॉरेस्ट कवर है वो ओपन है और ज्यादातर उसमें से डिग्रेड हो चुका है। तो इंडिया का जो कमिटमेंट है कि वो 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर करेगा बॉन्ड प्लेज के अंदर। साथ ही जो इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, जहां पे इंडिया ने ये बोला है कि एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन 2030 तक। कैसे बनाएगा? तो एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के थ्रू बनाएगा। तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी के लिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया का जो पोटेंशियल है to remove carbon through forest restoration is among the highest in the global south as per a 2020 study published in the Nature Ecology and Evolution। तो इंडिया का जो पोटेंशियल है कि वो कैसे कार्बन को रिमूव कर सकता है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन से, तो वो इंडिया में हाईएस्ट है। अगर हम देखें तो एट 123.3 मिलियन, इंडिया ऑल्सो हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग नियर एरियाज विद फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अपॉर्चुनिटीज। तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए हम अपनी कम्युनिटी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो फॉरेस्ट के आसपास रहती है। तो इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, लैंडस्केप जो डिग्रेडेड लैंडस्केप है उसको रिस्टोर करने के लिए, वो 1970 से शुरू हो गए थे। फॉर एग्जांपल सोशल फॉरेस्ट्री 1970s में, फिर ट्री ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1980s में, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990s में, और द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड द ग्रीन इंडिया मिशन इन द लास्ट 2 decades। स्टडीज आर फाउंड टू हैव लिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। लेकिन ये सारी चीजें 1970s से ही कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो बहुत कम है। तो इन इनिशिएटिव्स को क्रिटिसिज्म भी मिला है, क्योंकि लिटिल अटेंशन टू द लैंड एंड द फॉरेस्ट टेन्योर ऑफ लोकल कम्युनिटीज, फेलिंग टू इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। तो ये वाली जो चीजें सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह, तो उसमें जो लोकल कम्युनिटीज के पास जो नॉलेज है, अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज जिससे वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर सकती है, उसको नहीं यूज किया गया। तो बाय असाइनिंग राइट टू प्रोटेक्ट, मैनेज एंड रिस्टोर अराउंड 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट टू विलेज लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन CFR राइट्स अंडर FRA टैकल दीज इश्यूज। तो ये सारे जो इश्यूज थे सोशल फॉरेस्ट्री और कोऑपरेटिव फॉरेस्ट वाले में, तो उन इश्यूज को इस तरीके से टैकल किया गया। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें जो वहां पे कम्युनिटीज रह रही हैं, ट्रेडिशनल ड्वेलिंग कम्युनिटीज ऑफ फॉरेस्ट की, उनको राइट टू प्रोटेक्ट, मैनेज और रिस्टोर करने का काम दे दिया गया था 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट टू विलेज लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दे दिए गए थे FRA के अंदर। तो केसेस ऑफ CFR राइट्स इनेबलिंग सक्सेसफुल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो जो रिकॉग्निशन राइट्स थे उसके बाद से हम देख रहे हैं जो हमारे फॉरेस्ट है वो वापस से रिस्टोर तो हो रहा है, लेकिन जो रिकॉग्निशन राइट्स थे वो बहुत स्लो पेस में मिल रहा है। तो द रिकॉग्निशन ऑफ दीज राइट्स हाउएवर हैज हैपेंड एट एन एक्सट्रीमली स्लो पेस। लेस देन 5% जो लोग हैं टोटल पोटेंशियल एरिया, उनको CFR के अंदर लाया गया है। तो बन्नी में भी सारी चीजें करने की जरूरत है। तो कंपेलिंग रीजन है इंडिया को कि वो रिकॉग्नाइज करे और सपोर्ट करे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को। स्ट्रॉन्ग पीयर रिव्यूड एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड शोज दैट कम्युनिटी फॉरेस्ट विद लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स आर हेल्थियर एंड एसोसिएटेड विद लोअर डिफॉरेस्टेशन रेट्स। तो अगर हम कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स उनको देंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर, तो हमारे लोअर डिफॉरेस्टेशन रेट होगा, और ये रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है कि ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी हमारा जो डिग्रेडेड लैंड है उसको वापस से रिस्टोर करने में। अब इंडिया की रिस्टोरेशन कमिटमेंट्स अमंग द मोस्ट एम्बिशियस इन द वर्ल्ड। जो इसका पोटेंशियल टू बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इज आल्सो अमंग द हाईएस्ट। इसका एक लीगल फ्रेमवर्क भी फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिलेंगे, राइट टू मैनेज, प्रोटेक्ट एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेड जो हो गए वहां पे उनको वापस से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे कि इंडिया और चाइना जो कि एक समय पर इक्वल थे, फिर चाइना हमसे इतना आगे कैसे निकल गया। तो ऑथर ने बोला है यहाँ पे चीजें बताई हैं कि हम क्यों अपना अंडर पोटेंशियल पे रह गए, लेकिन चाइना ने सब कुछ रियलाइज कर लिया है। तो CCP इज जस्टिफिएबली प्राउड ऑफ इट्स रोल इन मेकिंग चाइना द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जो CCP है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वो चाइना को उसने सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, मिलिट्री पावर बना दिया जिसकी बहुत ज्यादा रीच है, और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बना दिया है।
तो जब इंडिया और चाइना ने शुरू किया था 100 साल पहले, तो दोनों सेम ही स्टेज पर थे, लेकिन आफ्टर ऑल द टू सोसाइटीज फेस डिफरेंट सेट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। ऑथर का ये कहना है पिछले बहुत टाइम में इंडिया और चाइना की दोनों सोसाइटीज ने अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस देखे, उसकी वजह से इनका इवोल्यूशन भी अलग अलग तरीके से हुआ। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1885 में बनी थी, लेकिन जो सीसीपी थी वो उसके 36 साल बाद बनी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1920 अराउंड द सेम टाइम एज द सीसीपी। तो जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सीसीपी के साथ बनी थी, चाइना के साथ, लेकिन हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस चाइना की सीसीपी से बहुत पहले बनी थी। तो it is perhaps legitimate to ask why the Indian political classes have underperformed in realizing India's full potential। तो क्यों हमारी जो इंडिया की पॉलिटिकल क्लास है वो अंडर परफॉर्म करती है इंडिया का फुल पोटेंशियल रियलाइज करने में। बट दिस कॉलम इज नॉट द, फिर ऑथर ने बोला कि पर अभी उनके फेलियर तो जजमेंट्स नहीं देखेंगे, हम पहले ये देखेंगे ऐसा हुआ क्यों। तो जब 20th सेंचुरी थी तो चाइना और इंडिया दोनों में पावरफुल आइडियाज थे नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म की। उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स हुए। तो ऑथर ने बोला कि फर्स्ट फेज पे देखे जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी स्टैब्लिश भी नहीं हुआ था, तो एक्सपीरियंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड जवाहरलाल नेहरू वो डिफिकल्टी अंडरलाइन करते हैं कि कैसे चाइना और इंडिया के व्यूज अलग थे। जब टैगोर ने ट्रेवल किया था चाइना को 1924 में, तो वहां पर उन्होंने एक लेक्चर दिया था पेकिंग यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर का ये मैसेज था कि हमें स्पिरिचुअल एशिया बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ना कि मटेरियल वेस्ट है जो कि डिफरेंट होगा। लेकिन जो चाइनीज थे, जो चाइना का कम्युनिस्ट था, वो इस बात को नहीं मानता था। वो ये मानता था जो स्पिरिचुअल वाली बात है ये प्री मॉडर्न एरा है, तो हमें तो जल्दी जल्दी डेवलपमेंट चाहिए, रैपिड मॉडर्नाइजेशन चाहिए। फिर जब नेहरू मिले थे चाइनीज नेशनल डेलीगेशन 1927 मीटिंग ऑफ द एंटी इंपीरियलिस्ट लीग इन ब्रुसेल्स, जो कि बैक की थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने, तो दोनों साइड से इंडिया और चाइना ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया था कि वो इंपीरियलिज्म को डिफीट करेंगे और पोस्ट कॉलोनियल ऑर्डर लेकर आएंगे इन एशियन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद जब डिसाइसिव मूवमेंट आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो चाइना कोशिश कर रहा था कि वो जापान को कैसे कंटेन करे, और इंडिया ब्रिटिश को ऐसे हटाना चाह रहा था। येट व्हेन द मोस्ट डिसाइसिव मूवमेंट इन द 20th century, the second world war confronted them in 1939, the two national movements could not find common ground। तो हमारे जो दोनों के नेशनल मूवमेंट थे इंडिया और चाइना के, उनको तब तक कॉमन ग्राउंड नहीं मिल पाए। फॉर द Guomindang and the CCP fighting Japanese occupation was the priority, और हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था कि उसको कैसे यहाँ से निकाला जाए। उसके बाद अगर सेकंड फेज देखें चाइना का इंटरनेशनल इवोल्यूशन और इंडिया का, तो जो चाइना का इंटरनेशनल इवोल्यूशन था जो 1949 में शुरू हुआ था, तो दिल्ली अपने वे से बाहर जाके उन्होंने चाइना को बीफ्रेंड किया। जैसे उस समय यूएस चाह रहा था कि वो बीजिंग को आइसोलेट कर दे, लेकिन दिल्ली ने आइसोलेट नहीं होने दिया चाइना को। बट द बायलैटरल डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटरी एंड द तिब्बत ड्रोव देम टू वार। तो यहाँ पर जो इंडिया और चाइना की चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर बायलैटरल डिस्प्यूट्स आके, जैसे तिब्बत को नेक्स्ट कर लिया था चाइना ने, उसके बाद फिर यहाँ पे लद्दाख की टेरिटरी में अटैक कर दिया, तो उसके बाद इंडिया और चाइना में वॉर हो गया था। तो ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट कम्युनिस्ट चाइना फेल आउट विद इट्स आइडियोलॉजिकल सोलमेट कम्युनिस्ट रशिया एंड मूव क्लोजर टू द यूएस। तो हमें इससे ये पता चलता है कि चाइना को जब जिसकी जरूरत होती है चाइना उसके साथ में हो जाता है। जैसे चाइना का आइडियोलॉजिकल सोलमेट जहां पे दोनों ही जगह कम्युनिज्म है तो रशिया था, लेकिन चाइना को जब लगा कि उनको यूएस के पास ज्यादा मूव करने की जरूरत है तो वो उन्होंने रशिया को छोड़ के यूएस की तरफ मूव कर गए। टू रिस्टोर रीजनल बैलेंस पे दिल्ली मॉस्को की तरफ गया, रशिया की तरफ गया, और इंडिया एंड चाइना वर ऑन द अपोजिंग साइड्स अगेन। फिर इंडिया और चाइना ने अपने आप को अलग अलग साइड्स में देखा। अगर हम थर्ड फेज देखें चाइना के इंटरनेशनल इवोल्यूशन का, तो डेंग जियोपिंग एंडेड माओस पॉलिटिकल एक्सेसेस एट होम एंड फोकस्ड ऑन रीबिल्डिंग द चाइनीज इकोनॉमी। तभी तो डेंग जियोपिंग था, उनका मेन फोकस ये था पहले हम चाइनीज इकोनॉमी को बिल्ड करते, बाद में हम इंटरनेशनल अरीना में देखेंगे क्या चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग रिवॉल्यूशनरी गोल्स अब्रॉड, ही सॉट अ पीसफुल पेरिफेरी टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक डेवलपमेंट। उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके बाद से वो पीस लेकर आए, सिनो इंडियन बॉर्डर पे पॉलिटिकल रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया। फिर उसके बाद 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना ने बोला अब ये वेस्टर्न डिक्लाइन शुरू हो गया है, इकोनॉमिक पावर चाइना की धीरे धीरे बढ़ी, चाइना का इंटरनेशनल एटीट्यूड बदलना शुरू हुआ। अगर डेंग जियोपिंग को हम बोल सकते हैं कि उन्होंने चाइना को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया, तो अभी हम देख रहे हैं जो जी जिनपिंग है उन्होंने चाइनीज की इंटरनेशनल पॉलिसीज में एक नया फेज लेकर आए जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स उनके नेबर्स के साथ, उनका डिटर्मिनेशन है कि वो रीजनल ऑर्डर को वापस लेकर आएंगे और यूएस के लिए वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे। तो इन द सीसीपी's narrative, माओ जेडोंग led the Chinese people to stand up after a century of humiliation। तो माओ जेडोंग जो उनके लीडर थे, उन्होंने जो चाइना ने इतना साल ह्यूमिलेशन था उसके बाद लोगों को खड़े होने की ताकत दी। फिर डेंग जियोपिंग ने उनको रिच बनाया, जो इकोनॉमी रिलेटेड उन्होंने चीजें की। फिर जी जिनपिंग ने अब उनको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बना दिया है। तो if Deng and his immediate successors sought economic integration with the West, Xi believes China is ready to offer an alternative to the US-led global order। तो जी जिनपिंग का ये भी कहना है कि चाइना एक ऑल्टरनेटिव देता है जो कि यूएस ने एक ग्लोबल ऑर्डर बना रखा है।
तो जो इंडिया जिसने हैंड हाथ में लाया था चाइना के साथ 1990s में कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, अब इंडिया को खुद ही लगता है कि वैसे दब सा गया है चाइनीज पावर के अंदर, क्योंकि चाइना हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे हमें घेर के रखा है, जैसे ग्रेट हिमालयस टू द इंडियन ओशन एंड फ्रॉम रीजनल टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी मिलिट्री कंटेस्टेशन भी चल रहा है हमारे लद्दाख में चाइना के साथ। अब इससे हमें ये पता चलता है नेशनल इंटरनेशनलिज्म है, तो चाइना के लिए इंटरनेशनलिज्म तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक उसका नेशनल बेनिफिट हो रहा है, पर इंडिया इंटरनेशनलिज्म पे ज्यादा ही फोकस कर गया। तो चाइना की जीडीपी 5 टाइम्स लार्जर है इंडिया से, और बीजिंग लगभग 3 टाइम्स ज्यादा स्पेंड करता है इंडिया से ऑन डिफेंस। तो चाइना डिड नॉट लेट इट्स इंटरनेशनलिज्म केम इनटू द वे ऑफ इट्स नेशनल एम्बिशन। तो ऑथर का ये कहना है चाइना ने कभी अपनी इंटरनेशनलिज्म वाली चीज को अपने नेशनल एम्बिशन में आने ही नहीं दिया। माओ को जब लगा कि रशियन लेड जो कमिंट्रन है उनके लिए सही नहीं है, तो वो यूएसए की तरफ मूव कर गए। जब उन्हें लगा यूएसए उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो रशिया की तरफ मूव कर गए। तो उनके लिए नेशनल सबसे ऊपर है। तो माओ ब्रोक फ्रॉम द रशियन लेड कमिंट्रन टू कार्व आउट अ पाथ ऑफ his own for the Chinese revolution. He leaned to one side in the 1950s to deal with the threat to a new state from Russia. फिर उसके बाद वो अमेरिका की तरफ मूव कर रहे हैं जब उन्हें रशिया से थ्रेट लगा, और अभी वो रशिया की तरफ वापस मूव कर रहे हैं। तो ये पिटी है दैट द इंडियन कम्युनिस्ट टुक सीसीपीज आइडियोलॉजिकल जिम्नास्टिक्स टू सीरियसली। लेकिन हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उन्होंने सीसीपी की जो आइडियोलॉजी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया है कि वो अपने नेशनल जो गोल है उनको भूल गए हैं। तो India's persistent romantic internationalism on constructing a common front with China has now taken a big beating. तो इंडिया का जो रोमांटिक इंटरनेशनलिज्म है, तो उससे इंडिया को बाहर आना है। एट द सेम टाइम सीसीपी माइट बी द बेस्ट गाइड फॉर डेली ऑन फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन इंटरनेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो हम सीसीपी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि कैसे राइट बैलेंस मेंटेन रखना इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में। किसी भी नेशन के लिए, बड़ा नेशन हो चाहे छोटा नेशन हो, इंटरनेशनलिज्म कभी भी एंड नहीं हो सकता है। क्रिटिकल ये होता है कि वो नेशनल यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। तो बहुत कुछ है जो कि इंडिया लर्न कर सकता है फ्रॉम द चाइना से, कैसे फ्लेक्सिबल ग्लोबल कोलिशन रखनी चाहिए, जब जिसकी जरूरत हो उसकी तरफ मूव ऑन कर जाओ, अडेप्टिंग क्विकली टू चेंजिंग इंटरनल नीड्स एंड external circumstances, and devising slogans to suit policy rather than let policy become a prisoner of slogans. अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नहीं, अब कोई आर्टिकल नहीं है, अब कुछ न्यूज रह गई वो डिस्कस करते हैं। ये कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ये कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना वो है, ब्राजील ने कोवैक्सीन परचेज की नहीं की, ये सब चीजें हैं। अब जी और पुतिन ने एक 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी की है, जो की थी उसी को एक्सटेंड किया। तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन एग्रीड ऑन मंडे टू वर्क टुगेदर एज दे एक्सटेंडेड a 20-year-old bilateral agreement on friendship and cooperation to forge closer ties amid a US and EU push against both the countries over human rights and a host of other issues. तो अभी हमने देखा G7 मीटिंग में चाइना के लिए बहुत कुछ बोला भी गया कि ये ह्यूमन राइट्स वॉलेशन करता है, ये वो। उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो चाइना और रशिया है वो बहुत ही क्लोज आ रहे हैं। उन्होंने ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन को वापस से एक्सटेंड किया है, जो कि 2 कंट्रीज ने साइन की थी 2001 में। स्टेट एंड जिन्जुआ न्यूज एजेंसी ने ऐसा रिपोर्ट किया था उनकी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी ने ये ड्रग आपको पता होना चाहिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 990 रुपए रखा गया है। तो ये ड्रग हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को दी जाती है जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कोविड है या तो फिर मॉडरेट कोविड है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेगी। तो 2DG वैसे ही कैंसर ड्रग है और ये ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने का काम करती है, वो प्रोसेस जैसे सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को और फिर वायरसेस को एनर्जी देते हैं रेप्लिकेट करने की। तो 2DG आपको पता होना चाहिए किसकी ड्रग है, क्या है। यहाँ पर जो पीएलआई है उसको एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि कोविड रिलेटेड लॉकडाउन की वजह से जो पीएलआई स्कीम है उसका बेनिफिट अच्छे से उठाया नहीं गया बाय द कंपनीज, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्मार्टफोन्स बाय ईयर एज सेवरल मैन्युफैक्चरर्स वर अनेबल टू मीट द फर्स्ट ईयर सेल्स टारगेट ड्यू टू कोविड लेड डिस्ट्रप्शंस। तो पीएलआई इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एज कम्पेयर टू द बेस ईयर तो आपको कुछ सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बेसिकली मेक इन इंडिया को एक पुश देने के लिए। अब इंडिया चिले टॉप टारगेट्स हैं फॉर एप्स विद फेक वैक्सीन प्रोमिसेस। तो इंडिया एंड चिले वर द टॉप 2 कंट्रीज टारगेटेड बाय फेक एप्स व्हिच ल्योर पीपल विद प्रोमिसेस ऑफ वैक्सीनेशंस। और ये देखा गया कि 43 मिलियन एंड ऑफ दिसंबर 2020 में इतने ज्यादा फेक मॉलवेयर डिटेक्ट हो चुके हैं और लोग जो इसके उसमें आ चुके हैं। अब हाइची, माल्टा, फिलीपींस, साउथ सुडान, तो एफएटीएफ ने इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में रख दिया है। तो एफएटीएफ एक हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट्स टू कॉल फॉर एक्शन और एक लिस्ट निकालता है जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। तो ये जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, इन सारी कंट्रीज को इंक्लूड कर दिया गया है। आई होप आपको आज का न्यूज़ पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।